बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस में सुधा रावल। मैं आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हमने डिस्कस करी थी लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड। आज मैं आपको करवा रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों मैंने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है जी। ये जो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज पार्ट 2 अंडर पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या होता है हमारा कि कंपनी जिस चीज से बिजनेस कर रही है वहां से कितना पैसा कमा रही है। कंपनी या तो गुड्स की सेल कर रही है, सर्विसेज की सेल कर रही है, जिस भी चीज का बिजनेस कर रही है उससे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द ग्रॉस इनकम अर्न्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसको हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे हमारे पास अदर इनकम्स। देखो नेट सेल्स में अब हमने क्या प्लस कर देना है, नेट सेल्स में अब हमने ऐड करनी है जो हमारी अदर इनकम्स है, कंपनी की अदर इनकम्स है। तो अदर इनकम्स में क्या इंक्लूड होता है, अदर इनकम इंक्लूड्स इनकम अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा कंपनी को जो दूसरी इनकम्स हो रही हैं उसको हम कह देते हैं कि अदर इनकम्स है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ अदर इनकम्स कौन सी है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। बैड डेट्स की रिकवरी हो गई, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया विद बैंक्स, डिविडेंड अर्न्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ अ फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अदर इनकम्स में हमारा क्या आएगा, इनकम अर्न फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम करके जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, टोटल रेवेन्यूज मीन्स 1 + 2, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल रेवेन्यूज कि टोटल कंपनी ने कितना पैसा कमाया है। अब बच्चों नंबर 4 पे देखो मैंने लिखे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, तो बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कॉस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, और जो अदर जो गुड्स हैं वो लगती है उसको हम कह देते हैं रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल विच इज यूज्ड इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो बच्चों इसका हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, हमारे पास कितना बिगिनिंग में स्टॉक पड़ा हुआ था, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, हमने कितना मटेरियल बाय करा, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, और एंड में हमारे पास कितना जो अनसोल्ड है, जो मटेरियल है जो हमारे पास है, जो मटेरियल बचा हुआ है एंड पे वो कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बच्चों मैं फिर से समझा देती हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल कॉस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको इसका बता चुकी हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट नंबर 2 पे मैंने लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इधर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जिन गुड्स को हमने सेल करना है, ठीक है। जो भी जिस चीज से हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिन गुड्स को कंपनी ने सेल करना है ये परचेज कंपनी स्टॉक को बाय करेगी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मीन्स गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। इफ द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज दे डू नॉट रिमेन स्टॉक इन ट्रेड बट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या आता है, देखो पहला क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा क्या आ गया हमारा
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री पे। तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसमें हमारा क्या आता है बच्चों? हाँ जी बच्चों, चेंज इन इन्वेंट्री में, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इट इज, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? जो चेंज इन इन्वेंट्री का वो बनता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि बिगनिंग में हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी और एंड में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, जो एंड में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री के डिफरेंस को हम यहाँ पे ले लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बच्चों वो पेमेंट्स हैं, ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर पेमेंट्स मेड टू बी पेड टुवर्ड्स सैलरी, वेजेस, बोनस, ग्रेचुइटी एटसेट्रा। ठीक है, एम्प्लॉयज को हम जो कुछ भी उनके बेनिफिट के लिए जो पेमेंट्स करते हैं, मींस एम्प्लॉयज को हम क्या देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पेमेंट्स टू बी मेड टू एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल सैलरी हो गया, बोनस हो गया, वेजेस हो गया, ग्रेचुइटी हो गया और लीव इनकैशमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कंपनी ने फंड्स रेज करे हुए हैं, पैसा लिया हुआ है, उस पे कंपनी मीन्स पैसा पे भी करती है, जो बोरो करा हुआ है उस पे कंपनी ने कुछ पैसा पे करना है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह देना है, तो उसको हम क्या देते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग बाय द कंपनी सच एज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ लोन्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट बच्चों मैंने लिख भी दिया है, फाइनेंस कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट होती है, लाइक इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हम +1 में भी कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ चेंज, depreciation is charged on property, plant and equipment such as building, computer and furniture। ठीक है, it is writing of cost means depreciation हमने जैसे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन होता है कि जो हमारी राइटिंग ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एसेट जो वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एटसेट्रा और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस एसेट के आउटडेटेड होने पे भी अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के साथ ही बच्चों देखो डेप्रिसिएशन के साथ ही हमारी एक होती है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन किस पे होती है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, लेकिन अमोर्टाइजेशन इज राइटिंग ऑफ कॉस्ट। इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं कि अमोर्टाइजेशन होगी है इसकी। अमोर्टाइजेशन इज राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स, गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो जाते हैं, पेटेंट्स के, ठीक है, गुडविल के केस में, पेटेंट्स के केस में, ट्रेडमार्क के केस में हम कह देते हैं कि इनकी जो अमोर्टाइजेशन हो गई है। ठीक है, तो अब बच्चों देखो सबसे पहले हमने क्या करा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स करी थी, टोटल रेवेन्यू आ गया था। फिर हमने सारे एक्सपेंसेस करे, डाले 1 by 1। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इसके साथ बच्चों हमने जितने भी एक्सपेंसेस थे उनका टोटल कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू थे, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कर दिए, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस चले गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जैसे सपोज करो कि टोटल रेवेन्यू 12 लाख का है और आपका जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस आपके 6 लाख के हैं, तो हमारे पास 12 लाख माइनस 6 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा? 6 लाख का। 6 लाख पे अगर 50% टैक्स है
तो हमने टैक्स पेड को माइनस कर देना है और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा। टैक्स हमें तभी देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस के केस में टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी मेरी जो मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। होप कि आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अब मैंने सारे आपको ये क्लियर कर दिया है, बैलेंस शीट क्लियर हो गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सीधे आपको हेड्स एंड सब हेड्स करवा दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।